दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले वापस क्लास 10 से मैथ सब्जेक्ट जो प्रश्नवाली हमारी है 3.2। इसके पिछले वीडियो में हमने 3 अध्याय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टिप्स यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई थी। हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे जब तक इस सवाल को आपको समझने में कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हो सकता है अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। उस वीडियो को आप अगर देख लेंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि बिना सूत्र के हम कोई सवाल हल नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार 3 अध्याय को पढ़ने से पहले या 3 चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो मैंने बताई थी उसको आपको पढ़ना जरूरी है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बहुत बढ़िया या बहुत अच्छे क्लियर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे सवाल की ओर। तो सवाल क्या है हमारा, प्रश्न वाली 3.2 का दूसरे का पहला सवाल। क्योंकि इसका जो पहला सवाल है कोई ज्यादा विशेष इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ग्राफ कॉपी में होगा। तो हो सकता है जब हम ग्राफ कॉपी में कुछ क्वेश्चंस हल करवाएंगे उस समय आपको इसके पहले के जो भी सवाल है वो हल करवा देंगे। और फिलहाल में हम सेकंड सवाल करने वाले हैं। तो सेकंड सवाल हमारा क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर होती है अथवा संपाती होती है। यानी आपको सिर्फ ये बताना है इस समीकरण को हल करने के बाद कि क्या हमारी जो रेखाएं आएंगी क्या वो प्रतिच्छेदी होगी, क्या वो समानांतर होंगी, क्या वो संपाती होगी। यानी 3 शर्तें हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि हमने जो पिछला वीडियो पढ़ाया था उसमें यही 3 बातों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पर फिर भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, इस सवाल को हम हल करते हैं तो हमारे पास 2 समीकरण निश्चित दी होती है। तो क्या दी है हमारे पास, तो पहला सवाल हमने लिया है कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इस टाइप से हमारे पास ये समीकरण दिए। तो इस समीकरण से रिलेटेड मैं आपको एक थोड़ा सा अलग से करके बताऊं, क्योंकि ये सवाल हो सकता है इस टाइप से भी आए या जिस टाइप से मैं बताऊंगा इस टाइप से पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर उसकी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार से सवाल को पूछ सकता है। तो देखिएगा, जैसे सवाल हमारे पास है यहाँ पर 5x - 4y - 8। तो कभी कभार क्या होता है वो इस टाइप से सवाल को देता है, 5x - 4y = 8, इस टाइप से ये देता है। तो ये हमारी समीकरण 1 होती है। ये समीकरण को इस टाइप से देता है 7x + 6y = 9, ये इस टाइप से देता है। तो आपको एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हमसे कोई एक अत्यल की शर्त बात करता है, कोई हल नहीं या अनंत अनेक हल या रेखाएं किस टाइप की होंगी, यानी इससे संबंधित अगर कोई सवाल आता है तो ये जो हमारी समीकरण होती है ये कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक होती है। यानी इस समीकरण को आपको सुधार कर लिखना है। बट यहाँ पर तो उनने सही दिया है, लेकिन कभी कभार वो इस टाइप से एग्जामिनर देता है। तो बच्चे क्या है बिल्कुल इसके आधार पर ही करके आ जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर माइनस प्लस की उनकी मिस्टेक हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपका इस टाइप का समीकरण अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसको सुधार कर लिखना है। सुधार कर मतलब जैसे कि 5x - 4y और ये 8, मतलब ये जो हमारा 8 उधर है तो हम इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। तो इस टाइप से हमारा समीकरण ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 7x + 6y और ये 9 उधर है तो माइनस के लाएंगे तो इधर है, मतलब प्लस के है इधर लाए तो माइनस के हो गए बराबर 0। यानी इस टाइप से ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 सही रूप होगा। यानी समीकरण का हमारा सही रूप कौन सा होगा, ये वाला होगा, ना कि ये होगा। कब, जब हमसे कोई पूछता है एक अत्यल, कोई हल नहीं या अनंत अनेक हल या रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, संपाती या समानांतर, यानी जो भी पूछता है उसमें आपको इस टाइप से समीकरण को बनाना अति आवश्यक है ताकि आपकी गलती ना हो। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर जो सवाल दिया है वो क्लियर तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है, आपको कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं। तो चलिए सवाल को हम हल करते हैं। देखिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे हमें एग्जाम में करना होता है उसी टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ।
सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम हल। क्या लिखते हैं हम? हल, यानी इस सवाल को हम करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है उस चीज को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि। चूंकि का मतलब जो हमारे पास समीकरण है, तो क्या दे रखा? 5x माइनस 4y प्लस 8 और इक्वल में 0। ये हमारे पास जो दे रखा, इसको हम कह सकते हैं समीकरण एक नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो है हमारे पास 7x प्लस 6y और माइनस 9, क्या लिखा हुआ? -9 और इक्वल में 0। ये इस टाइप से हमारा समीकरण 2 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों समीकरणों की तुलना करना है आपको। तो किससे करना है? व्यापक समीकरण से। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्यापक समीकरण क्या होती है। तो व्यापक समीकरण का रूप हमारा यह होता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। यह व्यापक समीकरण का रूप होता है। किंतु यहाँ पर दो समीकरण हमारे पास दी हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट है इसलिए हम इसमें 1 लगा देंगे, सब दूर 1 लगा देंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अगर सेकंड वाली होगी तो हम क्या लिखेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यानी इस टाइप से हमारी ये व्यापक समीकरण होती है। लेकिन आपको यहाँ पर इतना कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्टली करना है। तो डायरेक्टली कैसे करना है? तो ये देखिएगा, देखिएगा आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना है। क्या लिखना है? तो देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं उपर्युक्त समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। इस टाइप से आपको लिखना है। क्या बोला? कि उपयुक्त समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। अब व्यापक समीकरण से करने पर, तो व्यापक समीकरण हम जानते हैं, इसी टाइप से हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं a1 बराबर। तो ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जब हमने पिछले वीडियो में खूब अच्छे से आपको समझाया था, बताया था कि इसको कैसे हम पता करेंगे। तो जब हमारी जो फर्स्ट समीकरण होती है, इसमें हमेशा इसको a का मान लेके चलते हैं, इसको b का मान लेके चलते हैं और इसको c का मान लेके चलते हैं। पर हमारे यहाँ पर 1 है, तो 1 का मतलब समझना है समीकरण 1 की बात चल रही है। और अगर यहाँ पर 2 होता है यानी a2 होता है, इसका मतलब समीकरण 2 की बात है। तो हम क्या करेंगे? a1, तो a1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? x के पहले जो भी संख्या 5, कॉमा लगाएंगे। इस जगह b1 की वैल्यू लिखेंगे, तो b1 कितना है? -4, तो -4 कॉमा। फिर हम लिखेंगे c1 की वैल्यू, तो c1 कितना है हमारे पास? प्लस का 8, तो ये 8 लिख देंगे। ठीक, अब इसी प्रकार नीचे लिखेंगे वापस a2 ही बराबर, तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7। फिर कॉमा लगेंगे b2, तो b2 की वैल्यू क्या है? 6। फिर लिखेंगे c2, तो c2 की वैल्यू क्या है? -9। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमने पूरे मान निकाल लिए। ये कैसे निकले? हमारी व्यापक समीकरण से तुलना हुई, इसके आधार पर निकले। मैंने आपको बता दिया व्यापक समीकरण क्या होता है, उसके आधार पर आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है इसके बाद? देखिएगा, इसके बाद बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, ऐसा कहीं पर भी आपकी बुक में नहीं मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऐसे करेंगे चूंकि। चूंकि क्या करेंगे कि यदि हम a1 बटे a2 कर दें बराबर b1 के बटे में b2 को कर दें और बराबर c1 के बटे में c2 को कर दें। इसका मतलब क्या होगा? हमने इस चीज को यहीं से देखकर लिखा है, कहीं से अलग से लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिएगा, a1 बटे में a2 कर देना है, फिर b1 बटे में b2 कर देना है, फिर c1 बटे में c2 कर देना है। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, यानी कि इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखना है। तो देखिए हमारे पास a1 का मान 5 था, a2 का मान 7 था, तो हम क्या लिख देंगे? 5/7 और इसी प्रकार यहाँ के लिख देंगे -4/6 और c1 c2 का मान मतलब यहाँ लिख देंगे 8/-9। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है कि बाई चांस अगर ये दोनों संख्याएं कटती है तो आपको काटना है, नहीं कटती है तो नहीं काटने की आवश्यकता है। इसी प्रकार ये दोनों अगर कटती है तो काटना है, नहीं कटती है तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार ये भी ऐसे ऐसे सेम टू सेम करना है। हमारे पास ये कट रही है तो हम काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2 दूने 4 और 2 तिया 6। ठीक, लेकिन ये नहीं कट रही, तो अब हमारे पास क्या होगा? 5/7 बराबर -2/3 8 -9, ये आ गया। ठीक है, बस अब हमारा फाइनली आंसर आने वाला है।
तो देखिएगा कैसे। अब आपको ये करना है, यहाँ पर देखना है कि जैसे कि मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर कितने 7, यहाँ पर 3। तो आप मुझे बताइए क्या दोनों ही संख्या बराबर दिख रही क्या आपको? जैसे कि 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर है क्या, या 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर है क्या? नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब हमारे पास क्या आता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, यानी ये कंडीशन हमारी यहाँ पर शो होती है। कौन सी कंडीशन शो होती है यहाँ पर कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, ये कंडीशन हमारी शो होती है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि यह हम कह सकते हैं यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 बराबर, अगर चाहे तो ये बराबर नहीं तो हम यहाँ पर भी बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको समझाया था। क्या बताया था मैंने कि जो हमारी एक अत्यंत की शर्त होती है वो a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होती है, बट अगर ऐसा भी आपको दिखाई दे तो वो भी एक अत्यंत की शर्त होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 है। हमने ये लिखा। यहाँ तक आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अब एक लाइन लिखना है। तो क्या लाइन लिखना है कि हमें इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक अत्यंत की शर्त प्राप्त होती है। जब एक अत्यंत की शर्त प्राप्त होती है तो हमें पता है, हम जानते हैं कि उस समय रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। तो हम इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यहाँ से चलेंगे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित। अपन क्या लिखेंगे, यहां से लिखना है आपको जो क्वेश्चन दिया है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित, बिल्कुल ऐसे ऐसे लिखना आपको। तो लिखेंगे यहां समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से आपको लाइन लिखना है, ठीक है। तो ये अगर आप लाइन लिख देंगे तो ये लाइन कैसे लिखेंगे, रटना नहीं है, क्योंकि आपको पता चलता है यहाँ पर एक अत्यंत की शर्त हमारे पास आती है। और जब हमें याद है कि जब हम एक अत्यंत की शर्त को प्राप्त कर लेते हैं तब उस समय रेखा प्रतिच्छेदी होती है। इसके पिछले वीडियो में मैंने खूब अच्छे से आपको समझाया था कि प्रतिच्छेदी क्या होती है, या प्रतिच्छेद करती है, या हमारी एक अत्य हल होता है, या कोई हल नहीं होता है, या अनंतानेक हल होता है। तब रेखाएं किस टाइप की होती है ये पूरा मैंने क्लियर तरीके से समझाया था। तो कोई दिक्कत नहीं, उस वीडियो को आप हमारे जो वीडियो देख रहे हैं अभी उसी के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो डबल आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि ये सवाल आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हों तो मेरे चैनल से हमेशा के लिए आप जुड़े रहें, क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम 11th क्लास का चालू करेंगे। जब 11th कंप्लीट हो जाएगी तो हम 12th क्लास चालू करेंगे, और जब सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी चालू करने वाले हैं। तो आप टेंशन ना करें, यदि आप मेरे चैनल पर एक बार जुड़े हैं तो आप हमेशा जुड़े रहे, आपको कंप्लीट किसी न किसी प्रकार से फायदा 101% होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।